नमस्कार। रसायन विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है परमाणु और उससे संबंधित कुछ बातें जिसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम संयोजकता की भी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि किस तरीके से तत्व बनता है। तत्व कई सारे अणुओं से बनता है, अणु परमाणुओं से बनते हैं और परमाणु भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जिसमें हमने देखा था वो किस तरीके से परमाणु के जो विभिन्न भाग हैं इनकी खोज की गई थी, जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज जो थॉमसन के द्वारा की गई थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। हमने ये सब तीनों चीजें देखी थी। इसके अलावा हमने कुछ और जाना था, अल्फा बीटा गामा किरणों को भी जाना था। इसके अतिरिक्त हमने और भी अन्य बातों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से परमाणु किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो नाभिक होता है इसके चक्कर लगाते हैं, और भी अन्य बातों पे हमने बात की थी। तो आइए आज संयोजकता की बात करेंगे हम, और इसके पहले हम अष्टक नियम की बात कर लेते हैं। अष्टक नियम, ये क्या होता है? अष्टक नियम दरअसल अष्टक नियम के तहत 6 तत्व आते हैं। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन में जो जो नाभिक है इसके चारों तरफ अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से कुछ गैस अक्रिय गैसें कही जाती हैं। कुछ गैसें अक्रिय गैसें कही जाती हैं, जिसमें आपकी हीलियम शामिल हो जाएगी और कुछ अन्य गैसें कहीं शामिल होती हैं। तो इस तरीके से अष्टक नियम का, अष्टक नामक एक नियम होता है, इसी अक्रिय गैसों से संबंधित होता है। मतलब ऐसी गैसें अक्रिय होती हैं और किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती। अगर अष्टक का नियम पूर्ण होता है, यानी ये नाभिक के चारों 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। ठीक है, तो ये हीलियम कुछ अन्य गैसें उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं। तो इसको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेल में बाहरी की तरफ होते हैं, जिसमें आप देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम होती है। हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं धारण करती है, लेकिन फिर भी ये भी अक्रिय गैस कही जाती है। तो आइए और आगे चल कुछ और बात करते हैं आगे। जो हम बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है ये आवेश संरक्षण का नियम? इसके अनुसार क्या होता है, जो आवेश होता है ये, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ना कभी बनाया जा सकता। ये आवेश एक आवेश से दूसरे आवेश में हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो इससे संबंधित ही ये नियम जो आवेश संरक्षण का नियम है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन टू चार्ज स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने दिया था, और इसके अनुसार आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना भी उत्पन्न किया जाता है। हमेशा ही ब्रह्मांड में संरक्षित रहता है इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आवेश का संरक्षण। आइए आगे बात करते हैं कूलम लॉ। कूलम लॉ का अर्थ क्या था? हमने कल भी बात की थी कूलम लॉ की। तो कूलम लॉ में जो दो चार्ज पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आयन। तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये कूलम लॉ के अनुसार हमने देखा था। जैसे हमने उदाहरण लिया था 2 गुब्बारों का। जब आप गुब्बारों को पास में लाते हैं तो वो चिपकने की कोशिश करते हैं, चार्ज होते हैं उसके आयन्स। तो इस तरीके से हमने समझा था। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके बारे में। तो इससे पहले हमें समझने की आवश्यकता है संयोजकता को। क्या होती है संयोजकता, क्योंकि ये संयोजकता से संबंधित ही है। तो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंक लैंड ने 1852 में किया था। 1852 में फ्रैंक लैंड इन्होंने किया था। इसमें अनुसार किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों की बात करें तो किसी परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित अथवा अन्य परमाणु के साथ साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको बोलते हैं परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तथा संयोजकता का किसने दिया था? 1919 में कोसेल और लुईस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। इसका संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दूसरी बात कही थी। दूसरी बात, जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उन तत्वों की संयोजकता 8n करके प्राप्त की जा सकती है। ये टेक्निकल है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम संयोजकता को आसानी से समझ लेते हैं। इसमें आप देखेंगे चूंकि अक्रिय गैसों के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, इसमें तथा अतः अन्य तत्वों के परमाणु निकटतम अक्रिय गैसों के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे सोडियम हो जाएगा Na+। तो सोडियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2, 8, 1। तो बाह्यतम कक्षा में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी सबसे बाहरी कक्षा में, जिसे वह त्याग कर अपनी निकटतम अक्रिय गैस नियोन, नियोन जो होती है, हमने नियोन की बात की थी अक्रिय गैस की, तो नियोन जिसमें देखेंगे आप नियोन के कितने होते हैं? 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जैसा, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है जो सोडियम होता है। अतः सोडियम की संयोजकता 1 होती है। समझिए आप कुछ? चलिए, आप अष्टक नियम हमने समझाया था ना कि इसमें क्या होता है, कोई भी परमाणु तब तक क्रिया करता है जब तक कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसलिए कोई भी परमाणु लगातार क्रिया करता रहता है, क्योंकि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ये अंतिम होता है। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो कोई परमाणु क्रिया करना बंद कर देगा। तो इसको बोलते हैं, ये अष्टक का नियम किसका है? न्यूलैंड का है। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का नियम। इसके अलावा एक और नियम है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें हो जाएगा सिडविक का अधिकतम सह संयोजकता नियम। सिडविक का अधिकतम सह संयोजकता नियम, इसके अनुसार यह अष्टक नियमों की अपवादों की व्याख्या करता है। अपवाद इसमें क्या होता है? इस नियम के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोष में, जो परमाणु है इसके बाह्यतम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए सह संयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है। ऐसा उन्हें परमाणुओं में संभव होता है जिनमें उचित ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया PCI, SF6 आदि। ये कुछ तत्व हैं जिसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि अष्टक नियम के अनुसार 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये अपवाद है एक तरीके से, लेकिन आपको अष्टक नियम जरूर याद करके रखना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वही नियम आपको समझाएगा और बेहतर तरीके से चीजों के बारे में समझ विकसित करेगा। तो अष्टक नियम जरूर याद रखिएगा। ठीक है। सिडविक का दिया हुआ नियम था ये अष्टक नियम। तो हमने बात कर ली है अष्टक नियम की, संयोजकता की। आइए संयोजकता में पीछे बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, BSEPR। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी बात हम करेंगे। BSEPR ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। जो BSPR है, इसमें क्या होता है? इसके तहत हम क्या अध्ययन करते हैं, आइए इन सब बातों को समझाते रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म। कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है? प्रतिकर्षण सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1940 में सिजविक और पोवेल नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। पोवेल नामक 2 वैज्ञानिकों ने
परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को नाइहोम तथा गिलेस्पी नाम के दो वैज्ञानिकों ने 1957 में अधिक विकसित और संशोधित आगे चल के किया। तो ये सिद्धांत भी संयोजकता से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसकी मूलभूत धारणा जान लेते हैं इस VSEPR सिद्धांत की। तो इसमें क्या होता है, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजक कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। जो अणु की आकृति होगी वो क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजक कोषीय इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा निर्धारित होगी। इसमें दूसरा क्या होता है, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित, इसके संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अब्र पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ऋणात्मक आवेश होता है यहाँ पे, इसलिए प्रतिकर्षण करते हैं तो परमाणु संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा संयोजकता कोष को एक गीले गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। इस तरीके से कुल मिला के ये VSEPR थ्योरी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ सुधार भी किया गया आगे चल के, जो ये सब बातें कही सिजविक साहब ने। इनके अनुसार नाइहोम तथा गिलेस्पी ने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म तथा आवंती युग्मों के महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करते हुए VSEPR मॉडल में सुधार किया। इनके अनुसार क्या हुआ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होते हैं और प्रत्येक आवधि युग्म दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है। अतः किसी अणु में आवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। ठीक है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने और क्या कहा, इन प्रतिकर्षण प्रभावों के कारण अणु की संभावित आकृति में भिन्नता होती है तथा अणु के आबंध कोणों में भी अंतर होता है। ये भी उन्होंने बात कही। तो ये सब आप याद रखेंगे और जो VSEPR मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को दो श्रेणियां बांटा भी जाता है। इसमें पहली श्रेणी होती है वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं होता है, और दूसरा हो जाएगा वे अणु जिनके परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। तो ये कुल मिला के दो इसकी श्रेणी होती हैं, ये याद रखेंगे। कुछ बंध की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक बंध होता है सिग्मा बंध। दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे के रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं जब दोनों परमाणु के बीच बंध को सिग्मा बंध के इस बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, जब दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे के रैखिक अक्ष पर व्यापन करते हैं। एक होता है पाई बंध। तो ये पाई बंध क्या होता है, जब दो परमाणु के ऑर्बिटल के मध्य पार्श्व अति व्यापन होता है तो इसमें निर्मित बंध को पाई बंध कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर संक्षेप में कहें तो दोनों कक्षकों के अति व्यापन के प्रकार के आधार पर संयोजी आबंध के प्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक संकरण का सिद्धांत भी इसमें आगे चल के आता है। यह सिद्धांत पॉलिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अनुसार लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो याद रखेंगे। हाइड्रोजन बंध को समझ लेते हैं जो इसी का भाग है। तो हाइड्रोजन बंध के अनुसार क्या होता है, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य आकर्षण बल के कारण बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक परमाणु उसी अणु का या किसी दूसरे अणु का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बंध याद रखेंगे। जल एवं HCN में है। तो हाइड्रोजन बंध कहाँ होता है, जल एवं हाइड्रोसाइनाइड में होता है हाइड्रोजन बंध। इसके अलावा H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन बंध एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो संयोजकता बंध से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंध सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिकों में ही पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में।
आइए कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ अन्य बातों की हम चर्चा कर लेते हैं जो संबंधित हैं आपके इसी लेक्चर से। तो आइए समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम द्रव्यमान संरक्षण का समझ चुके हैं, हमने शुरुआत में समझ लिया था कि किस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण का होता है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको भी हम देख चुके हैं शुरुआत में, ये हम देख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। और आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके टाइप देख लेते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जो आपके रासायनिक बंध होते हैं, हम इसके प्रकार देख लेते हैं। तो इससे भी हमारा दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं एक बार। तो रासायनिक बंध का क्या मतलब होता है? कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वह अक्रिय गैस के साथ ही स्थायी हो सके, और इसी के लिए वह हमेशा क्रियाएं करता रहता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं बंध, 3 प्रकार के बंध होते हैं रासायनिक। इसमें होता है विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी बंध, इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नंबर दूसरा हो जाएगा सहसंयोजी, सहसंयोजी हो जाएगा इसमें। और तीसरा हो जाएगा अपसह संयोजी बंध, अपसह संयोजी बंध हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा इसमें विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी। तो इसमें 4 प्रकार के बंध होते हैं। ठीक है, विद्युत संयोजी होता है, सहसंयोजी होता है, अपसह संयोजी होता है, विद्युत संयोजी बंध होता है। तो ये 4 प्रकार के बंध होते हैं, इनके बारे में आप याद रखेंगे। तो ठीक, ये हम कुल मिला के इस लेक्चर से संबंधित बात कर रहे हैं ताकि आपको ये बंध क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक शब्द है यहाँ पे जो आपको इसी में समझना है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसी तरीके का एक शब्द है विद्युत ऋणात्मकता। इसमें क्या होता है? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी पेयर को आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, सहसंयोजी बंध क्या होता है? सहसंयोजी बंध यहाँ पे, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, ना कि आदान प्रदान करने से। ठीक है, तो ये बंध याद रखिएगा। तो बंध को एक बार थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। पहला जो विद्युत संयोजी बंध है, आयनिक है। तो इसके बारे में, यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जो आयनिक बंध की विशेषता होती है। विद्युत संयोजी बंध को पहले देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ब्लड ये बंध जो होता है ब्लड इलेक्ट्रॉन की त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है। अर्थात अगर हम बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, ये वाला बंध। ठीक है, ये वाला बंध यह धातुओं अथवा अधातुओं के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं जबकि अधातु इसको ग्रहण करते हैं। इस तरीके से ये विद्युत संयोजी बंध बनता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसको आयनिक बंध की विशेषताएं छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता हमने देख लिया, विद्युत ऋणात्मकता देख लिया, और इसके बाद हमने सहसंयोजी बंध देखा। इसमें क्या होता है? सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, आदान प्रदान से नहीं ये बनता है। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड कई प्रकार का होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोला जाता है, सहसंयोजी बंध को। इसमें हाइड्रोजन बंध भी बनता है। तो ये महत्वपूर्ण है। आइए तत्व की बात कर लेते हैं। कुछ अन्य बातों में तत्व की बात कर लेते हैं, एलिमेंट की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होते हैं तत्व? तो एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब तक 114 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 तत्व सीधे प्रकृति द्वारा, और शेष तत्व जो होते हैं ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आवर्त मिलते हैं। आप देखेंगे तत्वों के बारे में तो ये होते हैं, धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी होती हैं, और ये क्या होती है? उपधातु भी होती हैं।
तो इसमें तत्व का आप देखेंगे तो जैसे लोहा देखेंगे तो ऑक्सीजन, पारा, सिलिकॉन, तो इसमें आप देखेंगे जो तत्व होते हैं या आप तत्व के फॉर्म में होते हैं। भौतिक अवस्था इनकी ठोस होती है, जो विद्युत अवस्था भौतिक विद्युत होती है भी ठोस होती है। तो इस तरीके से ये धातु कई सारे रूपों में मिलती हैं तत्व। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं जल क्या होता है, जल यौगिक होता है। इसके अलावा मिश्रण भी होता है इसमें। तत्वों के बाद यौगिक को समझ लेते हैं पहले। यौगिक तो दो या दो से अधिक तत्वों से, दो या दो प्लस तत्वों के मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। इसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसको कंपाउंड बोलते हैं यौगिक को। यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है तब जाके यौगिक बनता है। जैसे सपोज करें H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। ये हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, इससे क्या बनता है, जल बनता है। इसी तरीके CH4, मीथेन का निर्माण होना, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होना, तो इसको क्या बोलते हैं, तत्व। सब के सब यौगिक हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से बने हैं। तो जो यौगिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा CO2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, ठीक है, एथिल मरकैप्टन हो जाएगा। एथिल मरकैप्टन का यूज क्यों होता है, एथिल मरकैप्टन क्या है, C2H5SH, इसका सूत्र होता है एथिल मरकैप्टन। इसका उपयोग होता है LPG गैस को गंधयुक्त बनाने में, ताकि सिलेंडर में रिसाव हो तो पता चल जाए। और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। इसका मतलब क्या होता है अकार्बनिक यौगिक में, इसमें होता है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक उपस्थित नहीं रहता है, अकार्बनिक होते हैं। जैसे कि H2, इसमें कार्बन नहीं है, SO2 में कार्बन नहीं है, N2O में कार्बन नहीं है, NO2 में कार्बन नहीं है। तो N2O जो है इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हंसने वाली गैस कहते हैं, लॉफिंग गैस कहते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। तो यौगिक का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक भाग लेने वाले तत्व यौगिक बनाते हैं। मिश्रण क्या होता है, एक मिश्रण, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मिश्रण होता है दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बनता है। इसमें दूध, शरबत, दाल, बारूद, शर्करा जाने और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जिनको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। विषमांग भी हो सकते हैं, समांग भी हो सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इसी में ये दो तीन शब्द मिलते हैं, विलयन, विलायक और विलेय। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से विलयन बनता है। अब इसमें विलायक क्या होता है, विलयन में विलायक और विलेय दो चीजें होती हैं। तो विलयन के अवयवों को स्वयं न घुलाने वाला विलायक कहलाता है। जैसे जल एक विलायक है, तो जैसे आप चाय बनाएंगे या शरबत बनाएंगे तो इसमें जल विलायक है। और क्या हो जाएगा, विलेय क्या हो जाएगा, इसमें शक्कर विलेय हो जाएगी, चीनी, नमक, ये सब विलेय हो जाएगा। तो विलयन, विलेय, विलायक, ये तीन शब्द होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। हालांकि इसमें एक शब्द होता है तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, तनु विलयन कहलाता है। किसकी मात्रा कम हो, विलेय की मात्रा बहुत कम हो, तो इसको तनु विलयन कहते हैं। ठीक है। एक होता है सांद्र विलयन होता है। तो कॉन्सेंट्रेट विलयन क्या होता है, जिसमें विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, इसमें क्या हो, विलेय की मात्रा अधिक हो, इसको सांद्र विलयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक गिलास आपने जल लिया और इसमें आपने आधा किलो शक्कर, 250 ग्राम शक्कर डाल दी, तो इसमें क्या हो गया, विलेय बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, इसको सांद्रता बोलेंगे हम, सांद्र हो गया। तनु विलयन का मतलब क्या हो गया, बहुत थोड़ा सा विलेय डाला ताकि जिससे पता ही ना चले, इसको तनु विलयन बोल देते हैं। ठीक है, ये आप सारी चीजें याद रखिएगा। तो विलेय की मात्रा के आधार पे ही तीन प्रकार के विलयन बनते हैं, असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त। असंतृप्त मतलब बहुत थोड़ा सा विलेय डाला, संतृप्त मतलब काफी विलेय डाल दिया जिससे समझ में भी आ रहा है कि हाँ इसमें शक्कर पड़ी हुई है, देखने से ही पता चल रहा। अति संतृप्त मतलब बहुत ज्यादा डाल दिया और बिल्कुल ही सारे विलायक में सिर्फ विलेय के कण दिखाई दे रहे हैं, शक्कर ही शक्कर दिखाई दे रही है, सीरा बन गया है, तो इसको अति संतृप्त बोल देंगे। ठीक है, ये आप सारी चीजें याद रखिएगा, ये आपको काम आएंगी सारी चीजें और बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी और फायदा करेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये हम आयोनिक बॉन्ड की बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड की हम जितने भी संयोजकता बंध थे इन सब की
हम बात कर चुके हैं। इसकी हमने बात कर ली, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। जितने भी बंध थे हमारे जो संयोजकता से संबंधित थे, सब हम देख चुके हैं बंध, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में सीधे प्रश्न बनेंगे यहाँ से, तो ये आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अब हम अपने लेक्चर को आज यही समाप्त करते हैं। और हमने इसमें संयोजकता संबंधी कुछ बातें देखी और कुछ नियमों को पढ़ा। इसके पहले भी हम इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।